हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई.com में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा का इतिहास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में। भारतीय शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि भारतीय शिक्षा के इतिहास का आज पार्ट 1 है, यानी कि आज डे 1 है, तो हम इसे कई पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे हमारे लिए आसान भी हो और आप सबको बोरिंग भी ना फील हो। क्योंकि लंबी वीडियोस होती हैं तो बोरिंग फील होता है, थक जाते हैं लोग पढ़ते पढ़ते। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम जानेंगे एक एक पार्ट में, एक एक डे में, एक एक दिन करके। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को भारतीय शिक्षा के इतिहास को। सबसे पहले वैदिक काल की शिक्षा के बारे में जानेंगे। वैदिक काल से शिक्षा की शुरुआत हुई, ये हमारे देखने में पता चल रहा है। तो वैदिक जीवन में दो भागों परा और अपरा में विभक्त था। वैदिक जीवन जो था वो दो भाग परा और अपरा में विभक्त था। परा का अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा मोक्ष की प्राप्ति थी। परा जो था उसका अर्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती थी। और वहीं अपरा का अर्थ था संगठित और नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन। अपरा का अर्थ हुआ करता था संगठित और नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन। अब है दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे। तो ये निम्नवत हैं, जैसे संस्कारों का विकास, सामाजिकता का विकास, आत्म की पवित्रता, संस्कृति का संरक्षण, व्यक्तित्व का विकास और जीविकोपार्जन की तैयारी, और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य संस्कार, सामाजिक विकास, आत्मा की पवित्रता, संस्कृति का संरक्षण, व्यक्तित्व का विकास और जीविकोपार्जन की तैयारी तो थी, पर इसका सबसे सर्वोच्च लक्ष्य था, वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे ज़्यादा सबसे उच्च लक्ष्य या सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। अब है दोस्तों, शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ। तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता था। जब कोई बालक वैदिक काल में जब कोई बालक एडमिशन के लिए, हमारे लैंग्वेज में एडमिशन के लिए जाता था, तो उस टाइम सबसे पहले उपनयन संस्कार होता था एडमिशन के टाइम पे। अब शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हो जाता था। उच्चारण, शब्द, भाषा तथा गणित की प्रारंभिक बातें सीखकर छात्र को आश्रम में जाना पड़ता था। तो मतलब आश्रम में जाने से पहले उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी थी। औपचारिक शिक्षण संस्था को गुरुकुल कहा जाता था। उस टाइम शिक्षण संस्था औपचारिक हुआ करती थी, जिसे गुरुकुल कहा जाता था। अब हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। परा विद्या के अंतर्गत, परा जिसका अर्थ अभी हमने जाना कुछ देर पहले, विद्या के अंतर्गत वेद और उसकी समीक्षाएं तथा अपरा के अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव, वनस्पति और भूगर्भ और चिकित्सा आदि विषय पढ़ाए जाते थे। यानी परा के अंतर्गत सिर्फ वेद और उसकी समीक्षाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अपरा के अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव, वनस्पति, भूगर्भ और चिकित्सा के बारे में पढ़ाया जाता था। तो ये हुआ पाठ्यक्रम। अब शिक्षा का माध्यम क्या है। ज्ञान प्राप्त करने की मुख्यतया दो विधियां थीं, तप और श्रुति। कहीं कहीं श्रवण, मनन और निधिध्यासन, तीन विधियों का उल्लेख भी मिलता है। ज्ञान प्राप्त करने की मुख्यतः तो दो विधियां थी, तप और श्रुति, लेकिन कहीं कहीं ये जो श्रवण, मनन और निधिध्यासन है, इन तीनों विधियों का भी उल्लेख मिलता है। अब है समावर्तन संस्कार, शिक्षा का समापन, यानी कि जब शिक्षा खत्म हो जाती थी, गुरुकुल में एक लिमिट होता था कि इतनी शिक्षाएं दी जाएंगी, तो उस शिक्षा के समापन या अंत में समापवर्तन संस्कार होता था। तो एडमिशन जब होता था बच्चों का, तो उपनयन संस्कार होता था, और शिक्षा समाप्त होने के टाइम पे समावर्तन संस्कार किया जाता था। ये दोनों वर्ड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब है बौद्ध काल में शिक्षा। तो फ्रेंड्स, हमने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जाना, जिसमें एडमिशन के टाइम पे उपनयन और जब खत्म होता था, शिक्षा समापन होता था शिक्षा का, तो समावर्तन संस्कार होता था। अब है बौद्ध काल में शिक्षा। उद्देश्य क्या था इस शिक्षा का। नैतिक चारित्रिक निर्माण, जीवन की तैयारी, बौद्ध धर्म का प्रसार और निर्वाण की प्राप्ति, ये थी बौद्ध काल की शिक्षा का उद्देश्य। अब शिक्षा का आरंभ कब से हुआ। शिक्षा का आरंभ प्रवज्जा संस्कार द्वारा होता था। प्रवज्जा का अर्थ बाहर जाना।
जैसे वैदिक कालीन शिक्षा की शुरुआत में उपनयन संस्कार होता था, वैसे ही जब बौद्ध काल में शिक्षा के लिए कोई बालक जाता था, एडमिशन लेता था, तो उसके लिए प्रवज्जा संस्कार होता था, जिसका अर्थ होता था बाहर जाना। सामनेर, आगे फ्रेंड्स, सामनेर प्रवज्जा 8 वर्ष की आयु में होता था। जो प्रवज्जा संस्कार था वो 8 वर्ष की आयु में होता था। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता था? तो 8 वर्ष की बालकों के लिए, 8 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। अब प्रवज्जा के बाद बालक सामनेर कहलाता था। तो जब 8 वर्ष में प्रवज्जा संस्कार हो जाता था, उसके बाद बालक सामनेर कहलाता था। प्रवज्जा संस्कार के बाद सामनेर कहलाता था। अब फ्रेंड्स, शिक्षण संस्थाएं, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण संस्थाएं कौन सी थी? तो जो वैदिक कालीन थी उसमें तो लोग गुरुकुल बोलते थे, बट जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसकी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा बौद्ध मठों, विहारों और संघाराम में दी जाती थी। गुरुकुल वैदिक काल में, लेकिन बौद्ध काल में मठ हुआ करता था। बौद्ध मठ, विहार, संघाराम में दी जाती थी। पाठ्यक्रम बौद्धकालीन शिक्षा में 2 भागों में विभक्त थी। पाठ्यक्रम जो थी बौद्धकालीन शिक्षा की वो 2 भागों में विभक्त थी, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना, लिखना और गणित सिखाया जाता था, जबकि उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, शिल्प कला और सैनिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। अब है पाठ्यक्रम के बाद शिक्षण विधि। इस काल में मौखिक विधि का प्रावधान था। जो शिक्षण विधि थी बौद्धकालीन शिक्षा की वो मौखिक हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी, मौखिक या लिखित? तो आप मौखिक पे टिक लगाएं या मौखिक लिख दें। आगे है मुस्लिम काल में शिक्षा। तो अभी तक हमने वैदिक कालीन और बुद्धकालीन शिक्षा के बारे में जाना, अब हम जानेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा। फ्रेंड्स, ये हमारे भारतीय शिक्षा का इतिहास है। तो सबसे पहले वैदिक कालीन, फिर बुद्धकालीन और अब मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे हम। तो आप सब एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, मुस्लिम कालीन शिक्षा में उद्देश्य क्या था? जैसे बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य, वैसे ही मुस्लिम कालीन शिक्षा का भी उद्देश्य था कि बालक के अंदर किन किन चीज़ों को हमें बालक को कैसा बनाना है, या फिर शिक्षा का एक लक्ष्य होता है ना, तो वैसे ही मुस्लिम कालीन शिक्षा का भी उद्देश्य था। तो इसमें उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार। मुस्लिम कालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार। ये अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करवाना चाहते थे मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत। दूसरा था मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार, और तीसरा मुस्लिम शासन को मजबूत बनाना, और चौथा सांसारिक उन्नति। ये 4 उद्देश्य थे मुस्लिम कालीन शिक्षा के। शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ? शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म द्वारा होता था। जब जैसे वैदिक कालीन और बौद्धकालीन में, वैदिक कालीन में हमने देखा उपनयन संस्कार होता था, और बौद्धकालीन में हमने देखा प्रवज्जा संस्कार होता था, वैसे ही मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म होता था। इस रस्म के पश्चात शिक्षा का प्रारंभ होता था, जिसके लिए 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु निर्धारित थी। यानी कि जो बालक मुस्लिम में या मुस्लिम धर्म में जो बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु का होता था, उसे शिक्षा प्राप्त कराने के लिए ले जाया जाता था, और उसी उम्र में 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की उम्र में ही बिस्मिल्लाह रस्म कराना निर्धारित था। अब इसकी शिक्षण संस्थाएं देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण संस्थाएं शिक्षा मकतब और मदरसे में दी जाती थी। अभी फ़िलहाल हमने मदरसा देखा है, पर पहले शिक्षा मकतब और मदरसा दोनों में शिक्षा दी जाती थी मुस्लिम कालीन शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मकतब मस्जिदों से संबंध थे, यानी कि जो मकतब थे उन्हें ही मस्जिद बोला जाता है, और मदरसा जो है उसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। यानी कि मस्जिदों में प्रारंभिक शिक्षा और मदरसों में उच्च शिक्षा देना निर्धारित था। पाठ्यक्रम मकतब में पढ़ना, लिखना, साधारण गणित, पत्र व्यवहार, अर्जी देना, तथा मदरसे में लौकिक अलौकिक जैसी अरबी व्याकरण, गद्य साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, यूनानी, इतिहास और कुरान की शिक्षा दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, जो पाठ्यक्रम था वो 2 भागों में बटा था। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के 2 भागों में बटा था। तो प्राथमिक में
गणित, साधारण गणित, पढ़ना लिखना और पत्र व्यवहार के बारे में बताया जाता था। वहीं उच्च शिक्षा में अरबी व्याकरण, गद्य साहित्य, तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, यूनानी इतिहास और कुरान की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार 2 भागों में बटा था पाठ्यक्रम। अब शिक्षण विधि, रटंत विधि शिक्षण विधि के रूप में प्रचलित थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण विधि थी वो रटंत विधि थी। शिक्षण का माध्यम था अरबी और फारसी, इन भाषाओं में पढ़ाया जाता था। शिक्षण का माध्यम था अरबी और फारसी, और शिक्षण विधि क्या थी? रटंत। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें याद करना होगा। जैसे शिक्षण का माध्यम हो गया मुस्लिम कालीन शिक्षा के लिए, शिक्षण विधि मुस्लिम कालीन शिक्षा की रटंत विधि। पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा था, प्राथमिक और उच्च, और इन प्राथमिक और उच्च में क्या क्या पढ़ाया जाता था वो सब चीज़ें। और ये बिस्मिल्लाह रस्म इम्पॉर्टेंट हो गया। बिस्मिल्लाह रस्म 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में निर्धारित थी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा इसका उद्देश्य भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स। अब है शिक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक बिंदु। अभी हमने भारतीय शिक्षा के इतिहास में वैदिक, बौद्धिक और मुस्लिम धर्म की शिक्षा के बारे में जाना। अब हम जानेंगे शिक्षा से संबंधित कुछ आवश्यक बिंदु। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 1853 मुख्य बिंदु या आवश्यक बिंदु में है 1853, जिनमें 1853 में रिपन ने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों को सौंपा। रिपन ने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों को सौंपा 1853 में। 1901 में क्या हुआ? डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। 1901 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। 1906 में क्या हुआ? बड़ौदा नरेश सायजी राव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 1906 में क्या हुआ? 1906 में बड़ौदा नरेश सायजी राव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का लोगो, चाहे आप अपने तरीके से जो भी कह लें, प्रदान किया। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बनाया प्राथमिक शिक्षा को। 1921 में क्या हुआ? शिक्षा प्रांतों को सौंप दी गई। शिक्षा जो है प्रांतों को सौंप दी गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 1923 में भंग और पुनः 1935 में गठित हुआ। 1921 में क्या हुआ? शिक्षा प्रांतों को सौंप दी गई और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ। और इसके साथ साथ 1923 में जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो था उसका वो भंग हुआ और उसकी पुनः शुरुआत 1935 में हुई, पुनः वह गठित हुआ। 1925 में अंतर विश्वविद्यालय संघ का गठन हुआ। 1925 में अंतर विश्वविद्यालय संघ का गठन हुआ। 1945 में अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ। यही 1953 में यूजीसी का गठन और 1956 में संवैधानिक दर्जों को प्रदान किया गया। आगे है फ्रेंड्स, 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन हुआ। 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन हुआ और 1961 में एनसीईआरटी का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए अनुसंधान कराना। तो 1961 में एनसीईआरटी का गठन क्यों हुआ? उद्देश्य क्या था? स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए अनुसंधान कराना। अब है दोस्तों, वर्तमान में एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय महाविद्यालय ये है। कौन कौन से हैं वर्तमान में? एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय महाविद्यालय, विद्यालय नहीं महाविद्यालय। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए, ये विद्यालय नहीं क्षेत्रीय महाविद्यालय है। अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर व शिलांग, इन 5 जगहों में वर्तमान में एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं। आगे है फ्रेंड्स 1962 में क्या हुआ? हंसा मेहता समिति का गठन हुआ। 1962 में उच्च स्तर पर पत्राचार कोर्स की दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई। 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन हुआ और साथ ही साथ उच्च स्तर पर पत्राचार कोर्स की दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई। अब है दोस्तों 1963 में क्या हुआ? 1963 में केवीएस विश्वविद्यालय, केवीएस
केवीएस केंद्रीय विद्यालय का संगठन हुआ 1963 में। और यहीं 1965 में माध्यमिक स्तर पर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई 1965 में। 1973 में क्या हुआ, अंतर विश्वविद्यालय संगठन भारतीय विश्वविद्यालय संघ बन गया। 1973 में अंतर विश्वविद्यालय संघ भारतीय विश्वविद्यालय संघ बन गया। 1979 में क्या हुआ, राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय शुरू। 1979 में राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय शुरू हुई या शुरुआत हुआ उसका। 1985 में क्या हुआ, 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का IGNOU का गठन और 1987 में शैक्षणिक कार्य का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 26 सितंबर 1985 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। 1985 ऑन 26 सितंबर 1985 मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। वहीं 1989 में 23 नवंबर 1989 खुला विश्वविद्यालय स्वायत्त सोसाइटी बना और 1989 में दूर शिक्षा 1989 में NOS की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में भारतीय शिक्षा का इतिहास जाना और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या आवश्यक बिंदु के बारे में जाना शिक्षा से संबंधित, और वर्तमान में NCERT के जो 5 क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं उनके बारे में जाना। तो आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि लाइक कर दें और शेयर कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।